बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ एक काल्पनिक चीज है, वो एक मिथ है, वो एक स्यूडो साइंस है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट फैक्ट ये है कि एक साइंस बैक्ड प्रोसेस है। ये एक न्यूरो साइंस है जिसको फॉलो करके आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर वैभव सक्सेना, अ वेरी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। ब्रूस ली ने 1969 में अपने को एक लेटर लिखा कि 1980 तक आई वुड बी द हाईएस्ट पेड एशियन एक्टर। और वो लेटर लिखकर अपने जेब में रखते थे वो हमेशा स्ट्रगलिंग टाइम में। और जब भी कहीं पे लगता था ये अचीव नहीं हो पाएगा तो वो जेब में हाथ डालते थे, उन्हें वो लेटर आता था, फिर से वो एनर्जी बैक हो जाती थी। एंड कैन यू बिलीव, जो 10 साल का टारगेट था, ही अचीव्ड इन 4 इयर्स। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और उनके फादर ऑस्ट्रिया की आर्मी में काम करते थे। उन्होंने उसी दिन से उन्होंने बनाया कि मुझे इसी तरह का बॉडी बनाना है, इसी तरह मिस्टर ओलंपिया बनना है और मुझे सुपरस्टार बनना है हॉलीवुड में। और कुछ लोगों से मिलते मिलते उनके दिमाग में ये भी आया कि मुझे अमेरिका की राजनीति में बहुत ऊंचे तक जाना है। तो उन्होंने अपना जीवन लिखा, जो मैं कह रहा हूँ ना, क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इफ यू हैव अ क्लियर गोल इन योर लाइफ यू विल अचीव इट। दलजीत दोसांझ जो है वो आज तो बहुत बड़े सिंगर हैं। ही इज अ रियल एग्जांपल ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब वो शुरू में छोटे मोटे शो करते थे पंजाब के अंदर, तो उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ जाता था और शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे खड़ा होता था कि पूरी पब्लिक खड़ी हुई है और मैं उसके सामने म्यूजिक प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब लोग वाह कर रहे हैं। वो अपनी भी तारीफ ऐसे करता था, यस आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। द होल थिंग इज कम्स टू बिलीफ। अगर आपका बिलीफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल चेंज माय लाइफ, इट विल चेंज योर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा शो पॉडकास्ट कैंडिड एंड आउटस्पोकन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो भी आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी एम्बिशंस हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी सैलरी, बहुत सारा पैसा या लव एंड रिलेशनशिप्स, ये सब कुछ जो आप चाहते हैं ये सिर्फ सोच में नहीं है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। ये सब कुछ रियलिटी है, ये सिर्फ आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है ये रियलिटी नहीं है। आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन से ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ एक काल्पनिक चीज़ है, वो एक मिथ है, वो एक स्यूडो साइंस है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। बट फैक्ट ये है कि एक साइंस बैक्ड प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक न्यूरो साइंस है जिसको फॉलो करके आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। एंड दैट्स अ फैक्ट। सो दोस्तों, इस एपिसोड में आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक बहुत ही खास गेस्ट, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस में से भी एक हैं, जो आपको ये बताएंगे कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ पाने में वो मदद करी, जो आज इस एपिसोड के थ्रू आप भी सीख सकते हैं। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर वैभव सक्सेना, अ वेरी वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सो डॉक्टर वैभव, वेलकम टू द शो। Thank you, Ashish, for inviting me, and it's my pleasure to be with you थैंक यू। today. Thank you. सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। पहले मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर वैभव सक्सेना हूँ, मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना चाहता है, वो क्या कारण है कि हार्ट डिसीज़ के ट्रीटमेंट के साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करना आजकल के समय में ज़रूरी हो गया है। द थिंग इज दिस दैट मैंने ये देखा कि जब मैं मरीजों का इलाज करता हूँ, मरीज़ मेरे ओपीडी में आते हैं, मैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर सब कुछ करता हूँ। उसके बाद मरीज़ ठीक होके जाता है। उसके बाद भी मैंने देखा कि जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ से अपनी। तो उसकी वजह से जो दिक्कत आती है सामने, वो ये है कि कई बार हम लोग ये देखते हैं कि सब कुछ पा लिया जीवन में, जो जॉब चाहते थे वो भी मिल गया, जहाँ जिस तरह का पैसा कमाना चाहते थे वो भी कमाया हमने, जिस पोजीशन पे जाना चाहते थे वो भी कर लिया। आज से 3-4 दशक पहले जो हमारे पेरेंट्स होते थे, जितना पैसा कमाते थे, आम तौर पे अगर आप देखोगे, जनरली मैं एक लेमन टर्म में बात करूँगा, तो हर आदमी 5 to 10 टाइम्स अर्न कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन व्हाट अबाउट द हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट द पीस, व्हाट अबाउट द कंटेंटमेंट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आपने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए मैग्निफिसेंट टूल टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। ओके। इतना ही मैं भी कहना चाहूँगा। ड्रीम लाइफ से आपका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ड्रीम लाइफ से मतलब मेरा ये है आशीष कि एक इंसान
जब आप याद करिए, जब टीनेज में होते हैं हम सब, तो हम सबके सपने होते हैं, और सपनों में उस समय एक मैं और चीज़ जोड़ दूं, जब टीनेज खास कर होती है, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो हमें कभी भी अपने और हमारे सपनों के बीच में कोई रुकावट नज़र नहीं आती है। हम वी आर वेरी श्योर कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा जी, मैं एक सुपर कार बनाऊंगा, और हमें उनके बीच में कभी कोई लिमिटेशन, ऑब्स्टिकल नज़र नहीं आते। तो हम ड्रीम देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और हम बड़े होते जाते हैं, फिर हम ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, फिर हम एक नौकरी ले लेते हैं, और कॉलेज लाइफ जब ख़त्म होती है, उसके बाद रियल जो लाइफ का जो एजुकेशन शुरू होती है, रियल लाइफ फील्ड में जब हम आते हैं, तो हमें वहाँ पर कई सारे डिनाइल देखने को मिलते हैं, ऑब्स्टिकल्स वहीं से स्टार्ट होते हैं, ऑब्स्टिकल देखने को मिलते हैं हमारी तरफ से, और फिर हमारे मन में बैठने लगता है। दूसरे क्या होते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो भी हमारे कई बातों को बहुत सिरे से काटती है। जैसे मान लो एक बच्चा है, वो टीनेज है, वो कहता है मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनना है। अरे क्रिकेटर ऐसे नहीं बनते यार, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जी। इतना खर्चा होता है, इतना कोचिंग का खर्चा कहाँ से आएगा, क्या तुम फालतू बातें करते हो, पढ़ाई करो, एजुकेशन करो, एक नौकरी पाओ, एक मेंटल बार भी सेट कर देते हैं, तो वो लिमिटेशन खींच देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम ड्रीम देखना छोड़ देते हैं। फिर हमारा मन मान लेता है कि नहीं, सपने सारे पूरे नहीं होते हैं। हमारा जो सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम की, आप एक डिग्री लीजिए, उसके बाद अभी प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए मैक्सिमम, और फिर एक अच्छा सा जॉब ढूंढिए जहाँ पर जॉब मिलता है, नौकरी पे सैलरी टाइम पे आती रहे, वहीं पर हम सर्वाइवल मोड पर रहते हैं जी। ड्रीम, जब क्रिएट और ड्रीम लाइफ की बात होती है, तो हर इंसान को, अगर आप हैप्पीनेस की बात करते हो, पहले हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एक इंसान अगर 5 करोड़ कमा रहा है, 50 करोड़ कमा रहा है, 500 करोड़ कमा रहा है, लेकिन अगर उसकी ईयर बाई ईयर, क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ नहीं हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, relationship growth, he can never be happy. Whenever we are stagnant, happiness we cannot feel, because happiness needs a process of learning, a process of growing. हम क्यों खुश रहते हैं जब हम कॉलेज में रहते हैं? क्योंकि हमें ग्रोथ दिखती है जी। हम जब 10th के बाद अभी पढ़ेंगे तो 12th में आएंगे, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, हर बार हमें एक रिवॉर्ड मिलता है, तो हम एक खुशी के साथ उसको अचीव करते जाते हैं। नौकरी मिल गई, अब क्या होगा? 5 to 7% increment at the end of financial year, that's all, right, or some position upgradation over 3 to 5 years. तो ये हमको स्पार्क क्रिएट नहीं करता। That's why we start losing the spark of life, and we fail to maintain the peace and happiness in our life. डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड हमारी जो पुरानी जनरेशन है, जैसे आपने कहा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं आज से 30-40 ईयर्स पहले, एक लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट थी कि जॉब लग गया, पूरी फैमिली को वो सरवाइव करा रहे हैं, उनको उनके सारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और उसी में खुश रहते थे। पुरानी जनरेशन का ये मानना है, जिसको हम कहते हैं कि एक कांस्टेंट जो सक्सेस, वो कहते थे कि ज़्यादा ग्रीड अगर होती है, इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो कांस्टेंट ग्रोथ जो इसको आप बोल रहे हैं कि वो एक हैप्पीनेस को लीड करता है। बट कोई नेगेटिवली एक इतने ज़्यादा ग्रीड में आ जाए कि मुझे ये पाना है, तो क्या वो एक नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट नहीं करता? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, ग्रीड से बेहतर अगर हम डेस्परेशन की बात करें और क्रेविंग बात करें, तो इट विल बी बेटर वे टू एक्सप्लेन दिस। आपने जो बात की, आज से 3-4 साल दशक पहले क्या होता था और आज की लाइफ में अगर आप देखेंगे, तो अगर ये लाइफ, वैसे तो वी ऑल नो लाइफ इज अनसर्टेन सिंस बिगनिंग, वी नो, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट मोमेंट, बट कंपैरेटिवली आज से 3-4 दशक पहले लाइफ में सर्टेनिटी ज़्यादा थी। करेक्ट। एक सरकारी नौकरी मिलती थी, 60 साल तक पक्का हो गया कि अब नौकरी रहेगी। ये भी पक्का हो गया कि 60 साल बाद अब हम रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगी। आप समझ रहे हैं? एक शादी होती थी, 7 जन्मों का संबंध हो गया। बिल्कुल। आज क्या स्थिति आ गई है? आज अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखते हो तो अनसर्टेनिटी क्वेश्चन बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इसका रीजन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब ज़्यादा बढ़े। प्राइवेट सेक्टर जॉब बढ़े तो वो तो प्रॉफिट पे काम करते हैं, ग्रोथ पे काम करते हैं। कहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन सफ़र करेगी, दे विल ले ऑफ। करेक्ट। ओके, डिमांड घटेगी, दे विल ले ऑफ। तो अब पता नहीं 2 महीने बाद मेरे पास ये जॉब है कि नहीं है, अनसर्टेनिटी। शादी की बात करो तो शादी, पहले मैरिज यूज्ड टू बी ए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन विद बिलीफ्स, नाउ मैरिज इज ऑल्सो
बीइंग लुक्ड एज ए पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप टाइप ऑफ स्टेबिलिटी थिंग। बहुत कम हुआ है। तो स्टेबिलिटी का में लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैरिज में जा रहे हैं। पहले जब विदा होता था तो लड़की के माँ बाप कहते थे अब ये तुम्हारा घर है, यहीं से तुम्हारी अर्थी उठेगी। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही। आज लड़की विदा हो रही है, पहली मैं करके देख लेने तो देखते हैं। तो पहले से ट्रायल मोड पर है। Whenever the uncertainty will increase, the fear will increase. That's why जो आपने कहा 3-4 दशक पहले जो हमारे पेरेंट्स थे बहुत खुश थे, संतुष्ट थे, क्योंकि एक स्टेबिलिटी थी, एक सर्टेनिटी थी। आज जो हमारा जिस तरह के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, दिस इज ग्रोथ ओरिएंटेड वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि पहले ग्रोथ ओरिएंटेड लोग नहीं होते थे, लेकिन अब जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है लाइफ का, और टू सर्वाइव इवन सर्वाइवल भी डिफिकल्ट है। तो ग्रोथ में और जो आपने ग्रीड का, डेस्परेशन में अंतर क्या है, मैं बड़ा सिंपल बताता हूं। जैसे एक आदमी है और उसने एक गोल बनाया कि मेरे को अगले 5 साल में अपनी इनकम 10 टाइम्स करनी है। जी, गोल बनाया उसने, बिल्कुल। अब वो जब आप जो भी हमारी करंट इनकम है वो हमारी करंट स्किल का रिफ्लेक्शन है। जी। तो इफ एक इंसान इज टारगेटिंग टू इंक्रीज हिज इनकम 10 टाइम्स, then he has to upgrade his skill up to 10 times. Exactly. But he is not ready to invest time, effort, and energy to skill upgradation. He is just thinking to increase the money income 10 times. Then this is greed and desperation. Okay. फिर वो किसी भी रास्ते से चाहिए, वो चाहिए। Growth, if a person have a particular goal कि मुझे अपनी 10 times income करनी है, तो वो उसके साथ में क्या करेगा, स्किल अपग्रेडेशन की बात करेगा या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोचेगा। जी। अब ये तो मुगेरीलाल के ऐसे सपने हैं कि मुझे 10 गुना इनकम करनी है, लेकिन मैं ना अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ, ना मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की बात कर रहा हूँ। तो ये टोटली विल लीड टू अ पाथवे ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर एंड ऑल काइंड ऑफ। गलत रास्ता भी इस्तेमाल करेंगे, वो सारा शुरुआत ही गलत हो गई। सो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो भी लोग चाहते हैं उसको वो पा सकते हैं अगर सही तरीके से उस पर काम करें। तो क्या यही मैनिफेस्टेशन है, और आप इसको कैसे रिलेट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? ये इसको इस तरह समझिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इट्स जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स वर्किंग फॉर एवरीवन। टेक माय वर्ड्स। एक लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, एक नासा में बैठा हुआ साइंटिस्ट है और एक किसान जो हल चला रहा है गांव में, उसको तो कुछ नहीं पता है ग्रेविटी क्या होती है जी। वो तो बीज डालता है, फसल काटता है, अपने खर्चे निकालता है, और नासा वाला इज एक्सपर्ट इन ग्रेविटी। लेकिन क्या दोनों प्लेन में जाएंगे, दोनों की ग्रेविटी अलग अलग काम करेगी? नहीं। वेदर अ पर्सन नोज अबाउट ग्रेविटी और नॉट, इट डज नॉट मैटर, ग्रेविटी विल वर्क। इट्स वर्किंग कॉन्स्टेंटली सिंस बर्थ टू डेथ। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग कॉन्स्टेंटली सिंस बर्थ टू डेथ। ओनली डिफरेंस इज दिस कि वेदर वी आर प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लार्जली हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जब हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि हम बार बार उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं जो नेगेटिव है, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, रिग्रेट। तो हम वैसी ही परिस्थितियां अपने जीवन में ला रहे हैं और वैसे ही रिजल्ट हो रहे हैं। अगर हमें अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करनी है तो हमें अपना जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अननोइंगली, उसको कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन करना है विद स्टीयरिंग टुवर्ड्स द आवर गोल। एंड दिस विल चेंज द गेम। तो इसीलिए कहते हैं डॉक्टर साहब कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। पुराने लोग भी कहते थे, पहले से ये शुरू से कहा जाता रहा है। तो वो जहां चाह वहां रहा, जहां हम चाह पहले से कहते रहे। हाँ। तो अगर हमें क्लियरली मालूम है कि हमें क्या चाहिए जी। एक फेमस लाइन भी है एल्केमिस्ट की कि अगर जिसको आप पूरी शिद्दत से पाना चाहते हैं, पूरी कायनात कॉन्स्पिरेसी करती है उसको आपको लाने के लिए। ये केवल लाइन नहीं है, दिस इज ट्रूथ, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम जो चाहते हैं वो क्लियरिटी के साथ क्लियर है कि नहीं, तभी उस पर काम हो सकता है। सो डॉक्टर साहब जो अभी लाइन बताई वो शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है डॉक्टर साहब। तो शाहरुख खान ने इनडायरेक्टली हमको कितना कुछ सिखा दिया जो डॉक्टर साहब आज हमको इस एपिसोड में सिखा रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है? क्योंकि कुछ लोग लाइफ में इतना फेलियर देख चुके हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर चुके हैं और उसके बाद इतना हार चुके होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम डेस्टिन्ड टू बी लाइक दिस, या मैं वो नहीं कर सकता, वो अलग लोग हैं जो ये कर सकते हैं। तो क्या ये सबके लिए काम करता है?
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह है, वो सबके लिए काम कर रहा है, चाहे आपको पता है कि नहीं। फिर सवाल है कि एक इंसान फेल क्यों होता चला जा रहा है। वो फेल, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, इसको समझते हैं पहले। एक हमारी करंट रियलिटी है जो हम आज हैं। एक करंट हमारी इनकम है, तो वो हमारी फाइनेंशियल रियलिटी है करंट। एक हमारे रिलेशंस है, हम किसी के हस्बैंड हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी के ब्रदर है, किसी कंपनी के हेड हैं, या किसी कंपनी में काम, वो सब आइडेंटिटी, प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। दिस इज आवर करंट रियलिटी। एंड दूसरा होता है हमारी डिजायर्ड रियलिटी, जो हम बनना चाहते हैं। तो अगर पैसे के फॉर्म में बात करते हैं तो समझना आसान रहता है लोगों के लिए। तो मान लो करंट रियलिटी जो भी है, एक बंदा एक्स रुपीज़ कमाता है पर मंथ, और डिजायर रियलिटी है, मैं हमेशा 10x ग्रोथ की बात करता हूँ कि मेरी इनकम शुड बी 10x पर मंथ इन नेक्स्ट 3 to 5 years। ये डिजायर रियलिटी है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जो जब 10x इनकम हो जाएगी, तब उस बंदे की इमोशन क्या होंगे, तब वो लाइफ में क्या महसूस कर रहा होगा, सक्सेस, जॉय, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस। इट मीन्स जो डिजायर रियलिटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो सक्सेस, जॉय, अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड, पीस है। और जो करंट उसकी जो रियलिटी है, इस समय वो फील कर रहा है एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, रिग्रेट, फियर। इट मीन्स जो उसकी डिजायर रियलिटी का जो फोन, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा एक फ़ोन नंबर होगा, उस फ़ोन को आप नंबर को मिलाएंगे, तो जब तक वो नंबर सही नहीं मिलाया जाएगा, यू कैन नॉट कॉन्टैक्ट मी इन दिस यूनिवर्स। बिल्कुल सिमिलरली जो हमारी डिजायर रियलिटी है, उसको जब तक उसका जो इमोशनल नंबर है, जब तक उसको कोई डायल नहीं करेगा, तब तक वो डिजायर रियलिटी हमारी हकीकत में नहीं बदलेगी। तो एक बंदा क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि उसकी डिजायर रियलिटी तो ये है कि उसको 10 टाइम्स करनी है इनकम, लेकिन उसकी जो करंट जो फ्रीक्वेंसी है वो डिजायर रियलिटी की फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल अपोजिट है। यूनिवर्स केवल आपकी यूनिवर्स केवल एक लैंग्वेज को समझता है, दैट इज इमोशन। आप क्या बोलते हो उसको रिस्पॉन्ड कम करता है, आप क्या महसूस करते हो उसको यूनिवर्स डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता है। तो अगर कोई इंसान लगातार फेल हो रहा है, क्योंकि उसकी लगातार जो फ्रीक्वेंसी है वो एंगर, फियर, डाउट, रिग्रेट है, ही इज अनकंफर्टेबल। अब वो ये एनर्जी एमिट कर रहा है, तो यही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर उसके पास आएगी। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, तो मतलब सारा कुछ उस चीज को महसूस पॉजिटिवली और नेगेटिवली करने से रिलेटेड है। आपको डिजायर्ड जो रियलिटी है, उन इमोशंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आप, और वो चीज आपकी हो जाएगी। और इसमें सबसे पहला स्टेप मैं बताता हूं कि ज्यादातर लोग क्यों फेल हो रहे हैं या क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर गोल नहीं है लाइफ में, कहीं भी कोई रिटन गोल नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए जीवन में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, सबसे पहले एक क्लियर गोल बनाइए कि मेरे को ये गोल चाहिए। लोग कहते हैं क्या चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। अच्छी हेल्थ क्या होती है? जिसका वेट 115 है, उसका 10 कम हो जाए, वो अच्छी हेल्थ महसूस करेगा। तो आपके पैरामीटर शुड बी क्लियर कि मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मतलब मेरा BMI नॉर्मल होना चाहिए, मेरी हाइट के लिए जो एप्रोप्रिएट वेट है 60 kg, उतना वेट चाहिए। अब नाउ क्लियर, नाउ यू हैव गिव अ क्लियर ऑर्डर टू यूनिवर्स कि आई वांट 60 kg वेट। अब आप उन इमोशंस को जीना शुरू करिए। जब 60 किलो वजन होगा तो मुझे क्या महसूस होगा, उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। ओके, देन स्लोली यू विल अचीव योर गोल। ओके, सो डॉक्टर साहब, ये जो अचीव करने की बात है, तो मतलब इसमें अगर हम देखें तो जो लोग प्रिविलेज्ड हैं, जैसे कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो क्या इसमें प्रिविलेज जो लोगों को मिली हुई है, लाइक किसी के पास ऑलरेडी कोई एफ्लुएंट है, ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत हैं, और दूसरे साइड कोई ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज की बहुत डर्थ है, तो क्या दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना कि वो 10 टाइम्स कैसे ग्रो कर सकते हैं? और साथ ही कुछ लोग समझते हैं कि उनके साथ बैड लक इतना स्ट्रांगली एसोसिएट हो चुका है कि वो जो भी करते हैं उसमें फेल हो जाते हैं। तो प्रिविलेजेस और बैड लक का क्या रोल है इसमें? मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपली अ साइंस। अगर आप एक बात को समझना चाहोगे तो बड़ा आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आजकल जो पॉपुलेशन है, आजकल जो युवा सुन रहा है, वो साइंटिफिक एविडेंस चाहता है जी। ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं, मुझे साइंटिफिकली समझाइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, यही मैं समझाने जा रहा हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप साइंटिफिकली समझेंगे तो हमको फिर क्वांटम लीप को समझना पड़ेगा। क्वांटम लीप, हाँ, इसका मतलब क्या है? हमारी जो फिजिक्स है
वो मेजर 3 चरणों में गुजरी। ओके। सबसे पहला जो फेज था फिजिक्स का वो न्यूटोनियन फिजिक्स थी, आइजैक न्यूटन। जी। आइजैक न्यूटन की जो फिजिक्स थी वो कहती थी कॉज एंड इफेक्ट, ओके। मतलब आप 12 घंटे काम करोगे इतना पैसा बनेगा, ये मिलेगा, ये कॉज एंड अच्छा। इफेक्ट है। फिर आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने कहा इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल हैं। न्यूटन कहते थे सब मैटर प्राइम है, आइंस्टाइन ने कहा इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो करंट जो फेज चल रहा है फिजिक्स का, जो फ्यूचर भी है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि मैटर एंड एनर्जी दे आर जस्ट पॉसिबिलिटी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू अंडरस्टैंड? इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसा समझेंगे, हम सब लोग जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर एटम है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जी। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। करेक्ट। तो अगर आप न्यूटोनियन फिजिक्स से समझना चाहोगे कि भैया इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, जी। तो वो कहते हैं कि जो पहला मॉडल आया था थॉमसन का, कि वो वाटरमेलन में सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। बाद में जब और उनको स्टडी करने की कोशिश की गई तो वो पाया गया कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहते हैं, एक जगह रहते नहीं है। तो फिर कैसे, जब वो एक जगह रहेंगे नहीं तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उनका मास क्या है, वो सब चीजें, हाउ यू विल कैलकुलेट? क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी एवरी टाइम कि इलेक्ट्रॉन कुड बी हियर, यू कैन नॉट पिन पॉइंट। ओके। इट मीन्स इन शॉर्ट, क्वांटम फिजिक्स give open a new arena of possibilities, okay, all kind of possibilities in the world। इसका मतलब क्या है कि जो हम क्वांटम फिजिक्स को अगर हम आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लगाएंगे तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लो हम आप बैठ के बात कर रहे हैं और कोई इंसान मिलियनर बनना चाहता है, अभी वो केवल 1 लाख रुपए महीने कमाता है, तो आप ये बताइए क्या यूनिवर्स में अभी कोई मिलियनर नहीं है इस समय? जी, ऑलरेडी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो मतलब जो उसने डिजायर रियलिटी बनाई है मिलियनर की, वो पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यू अंडरस्टैंड? जी। उसे क्रिएट नहीं करनी है, उसे कनेक्ट करना है ओके टू दैट पॉसिबिलिटी। ओके। तो क्वांटम फिजिक्स इतना बड़ा साइंटिफिक एविडेंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इसी को फिर एक शब्द निकला क्वांटम लीप। ओके। अ मोमेंट अ पर्सन इज एबल टू कनेक्ट दैट पॉसिबिलिटी, द टाइम कोलैप्स, ओके, एंड दिस रियलिटी बिकम हिज रियलिटी। ओके, यही मैनिफेस्टेशन की आर्ट, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही मैनिफेस्टेशन है। सो आप कह रहे हैं कि वो चीज जो पाना चाहता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको रियलाइज करने की देर है, सिर्फ उसको कनेक्ट करना है। ओके। उस लेवल पे वाइब्रेट करना है। इट्स सिंपल। जैसे कि आपको किसी से भी फोन पे, आज आपको मान लो ट्रम्प से ही बात करनी है तो उसका मोबाइल नंबर चाहिए आपको, यू हैव टू डायल हिम। सिमिलरली क्वांटम फिजिक्स कहती है कि सारी पॉसिबिलिटी हैं, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट टू दैट पॉसिबिलिटी। जी। वंस you are able to connect to that possibility, you will achieve it। डॉक्टर वैभव, इससे रिलेटेड मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, एक सीनियर एक प्रोफेशनल CEO एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन करते थे। उनको एलॉन मस्क ने वहाँ से निकाला और उन्होंने अपना एक डिज़ायर जो उनका था कि मैं इससे बड़ी एक कंपनी बनाऊँ, आज उन्होंने एक 10 टाइम्स बड़ी कंपनी ऑलमोस्ट खड़ी करने के ऑलमोस्ट रास्ते पर वो पहुंच गए हैं। सो आई थिंक ये आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही वो पॉसिबल हो पाया कि इतने कम टाइम में वो उतना कुछ अचीव कर पाए जहां से उनको ऑलरेडी निकाल दिया गया था। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं ना, सबसे बड़ा मिथ जो है ना वो टाइम है। जी। मैनिफेस्टेशन में जो टाइम का कॉन्सेप्ट था वो न्यूटन का था कि भाई आज आप 5 लाख रुपए कमाते हो, 6 साल में कैलकुलेट कर लो इतना रुपए कमा लो। ये न्यूटोनियन फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में टाइम डज नॉट एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। इट्स द मैटर हाउ क्विकली यू आर एबल टू कनेक्ट टू दैट फ्रीक्वेंसी और दैट पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी इन अ प्रॉपर मैनर, एंड द टाइम विल कोलैप्स। और हो सकता है 10 साल की ग्रोथ आप 1 साल में अचीव कर लें। ये वो बात आपने जो कहा एलन मस्क से निकली, उन्होंने 2-3 साल में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। एलन मस्क को तो इतने साल लगे अभी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसको एक चीज़ समझिए, ये कैसे काम करती है, मैं थोड़ा सा और इस पर प्रकाश डालूंगा। क्वांटम फिजिक्स कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाती है। तो रिसेंटली कुछ साल पहले क्वांटम फिजिक्स में एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। उसने एक ऑब्जर्वर इफेक्ट किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया,
साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत दिनों से ये सवाल चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन मैटर है कि एनर्जी है, क्योंकि उनको लोकेट नहीं कर पा रहे आप। तो व्हाट दे डू, दे पुट अ इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टर, एक तरफ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया और बीच में एक स्लिट लगाई और उसकी दूसरी तरफ उन्होंने एक फिल्म लगाई जहां पे वो जाके स्ट्राइक करेंगे। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उनको वहां जाके एक वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी चाहिए स्लिट के बीच से जो गुजरेंगे जी। लेकिन क्या हुआ उधर जाके, इलेक्ट्रॉन बिहेव इन अ फॉर्म ऑफ वेव। जब कई बार किया तो उन्होंने देखा ये तो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया, एक कैमरा लगाया जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखेगा और उस कैमरे को स्विच ऑन किया स्लिट के पास। जैसे ही उसको स्विच ऑन किया, नाउ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए पार्टिकल, सेम इलेक्ट्रॉन, एंड नाउ दे आर क्रिएटिंग अ वर्टिकल लाइन। तो उन्होंने कि ये क्या फिनोमेनन है, तो उन्होंने कैमरा बंद किया। द मोमेंट उन्होंने कैमरा बंद किया, फिर वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। कैमरा ऑन करते ही वो पार्टिकल, हाँ, कैमरा बंद करते ऑन करते ही वो पार्टिकल तरह बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी और मैटर दोनों फॉर्म में है। जब उसको कोई ऑब्जर्व करता है तो पार्टिकुलेट की तरह बिहेव करता है, और जब उसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता है तो वो वेव की तरह, एनर्जी की तरह बिहेव करता है। यही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम जीवन में जो चीज पाना चाहते हैं, हम उसको जब तक क्लैरिटी के साथ क्लियर नहीं करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो एक इंसान है अपनी इनकम 10x करना चाहता है, जब तक उसकी डायरी में लिखा नहीं होगा कि आई वांट टू अर्न 10 टाइम्स टिल पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ 3 or 5 years, तब तक उसने उस पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करना शुरू नहीं किया। अंडरस्टैंड? बिल्कुल। जब तक आप वो ऑब्जर्व नहीं करोगे तो वो चीज एनर्जी के रूप में चल रही है, तो यू कैन नॉट हैव दैट रियलिटी इन फॉर्म। सिर्फ द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट, इट स्टार्ट कन्वर्ट इनटू पार्टिकुलर मैनर एंड टाइम विल कोलैप्स, यू कैन अचीव। तो सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, उस पर काम करना, उसको रियलाइज करने की दिशा में। अब एक सवाल ये उठता है कि सर आजकल ज़माने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बुक्स भी आई, जैसे पहले द सीक्रेट आई थी, अब तो काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन इज सेम, काफ़ी लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोगों को कहना है कि फेल हो जाते हैं, हम बहुत अफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तब भी फेल हो रहे हैं, कारण क्या है? तो फिर से हम इस डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। अगली फेज में उन्होंने क्या किया कि जब इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा ये एनर्जी का पैकेट है, क्वांटम सबसे छोटा, तो इसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश ही चेंज द पोजीशन। क्या इसका मतलब निकला कि हमने एक गोल बनाया, हमने एक डिजायर रियलिटी बनाई और उस पर हार्ड फोकस किया। अगर हम हार्ड फोकस करेंगे, इट विल कीप चेंजिंग इट्स प्लेस एंड वी विल नेवर अचीव आवर गोल। अगर हमें किसी गोल को चाहिए तो एक क्लियर गोल होना चाहिए, एंड वी नीड टू फोकस, वी नीड टू हैव द सॉफ्ट फोकस। बाय सॉफ्ट फोकस वी कैन अचीव इट, बट बाय हार्ड फोकस इट विल मूव अवे। तो सर ये सॉफ्ट फोकस और हार्ड फोकस पे थोड़ा सा, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, इसमें मैं चाहूंगा कि दर्शक भी ध्यान दें जो मैं आज बात कहना चाह रहा हूँ। हार्ड फोकस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी गोल के केवल मैटेरियलिस्टिक फॉर्म पर फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ई क्लास कार खरीदना चाहता है, तो वो मैटर में है, ई क्लास इज मैटर। तो अगर वो लगातार ई क्लास पे फोकस किए, वो मुझे ई क्लास चाहिए, मुझे ई क्लास चाहिए, मेरे पास ई क्लास है, ई क्लास का फोटो लगाया, सब कुछ कर रहा है, ये हार्ड फोकस है। सॉफ्ट फोकस क्या है? मेरे पास ई क्लास आ गई, अब मुझे क्या महसूस होगा, किस तरह की स्माइल मैं अपने पेरेंट्स के चेहरे पे देखूंगा, किस तरह की स्माइल मैं अपने स्पाउस के चेहरे पे देखूंगा, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मिठाई बांट रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, वो जो इमोशंस आते हैं उस गाड़ी से, दैट इज सॉफ्ट फोकस। और ये केवल कार की बात नहीं है, कोई अपना ड्रीम जॉब चाहता है तो क्या इमोशंस आएंगे? व्हेनेवर यू फोकस ऑन द इमोशन अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर गोल, दैट इज सॉफ्ट फोकस, एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो सॉफ्ट फोकस इज द की टू अचीव योर गोल इन अ फास्टर मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार मैटेरियलिस्टिक गोल पर फोकस करते रहते हैं। तो मतलब अगर किसी को बड़ा घर बनवाना है तो सिर्फ वो घर की फोटो लगाकर उसको दिन में 10 बार देखना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको अचीव करके क्या मिलेगा, वो लाइफ कैसे चेंज होगी, ये पूरा इसको परसीव करना मेंटली। सॉफ्ट फोकस इज द की, सॉफ्ट फोकस इज द की। सो डॉक्टर वैभव, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो, पॉलिटिकल स्पेस में हो, अलग अलग फील्ड्स में। तो आपने जो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी, तो क्या आपको सेलिब्रिटीज़ में भी कुछ ऐसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स दिखते हैं जहां पर आपको लगता है कि उनकी लाइफ पर वो असर दिखता है मैनिफेस्टेशन का, और उन्होंने भी शायद इस जर्नी को फॉलो किया होगा? डेफिनेटली।
जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला जिक्र होता है ब्रूस ली का। Okay. ब्रूस ली ने 1969 में अपने को एक लेटर लिखा कि 1980 तक आई वुड बी द हाईएस्ट पेड एशियन एक्टर। Okay. और वो लेटर लिखकर अपने जेब में रखते थे वो हमेशा स्ट्रगलिंग टाइम में। और जब भी कहीं पे लगता था ये अचीव नहीं हो पाएगा तो वो हाथ में जेब में हाथ डालते थे, उन्हें वो लेटर आता था, फिर से वो एनर्जी बैक हो जाती थी उनकी। एंड कैन यू बिलीव, जो 10 साल का टारगेट था ही अचीव्ड इन 4 years। Oh. ही बिकम हाईएस्ट पेड एशियन एक्टर इन Just 4 1974। वो 1974 में तो एक्सपायरी हो गया, उससे पहले बहुत पहले अचीव कर लिया। तो मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। दूसरा मैं बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का। हम सब लोग जानते हैं कैलिफोर्निया के गवर्नर बिल्कुल। बने वो। मैं उनकी थोड़ी स्टोरी बताऊंगा अगर आप समझना चाहें बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन please। कैसे काम करता है। तो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और उनके फादर ऑस्ट्रिया की आर्मी में काम करते थे। Okay. उस समय जो था वो हिटलर का टाइम था, तो ऑस्ट्रिया भी हारा था, उस समय सारी यूरोपियन कंट्री हारे थे। तो इनके फादर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, तो घर में मारपीट और परेशान करना बच्चों को भी सब चलता था। अर्नोल्ड जो थे, शुरू से ही अर्नोल्ड का जो शौक था, थोड़ा सा जो इंटरेस्ट था वो वजन उठाने में था, भारत तोलन जैसे बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग में वो इंटरेस्टेड थे। वो कुछ नया करना चाहते थे, शुरू से ही उनके दिमाग में था। तो वो जहाँ जाते थे करने के लिए, ऑस्ट्रिया में जहाँ गांव में रहते थे, उसके पास एक शहर था जहाँ जाते थे, उसके बगल में एक थिएटर था। एक दिन वो जब गए वहाँ पर अपना वेट लिफ्टिंग के लिए, जिम के पास जो भी किसी काम से गए, तो उन्होंने देखा कि उस थिएटर की पोस्टर लगा हुआ था रेज पार्क का। एंड रेज पार्क एट दैट टाइम मिस्टर यूनिवर्स, वो मिस्टर यूनिवर्स थे, जो मेल का जो ओलंपियाड होता है बॉडी बिल्डिंग का, उसके वो चैंपियन थे। और उनकी एक पिक्चर का पोस्टर लगा था, हरक्यूलिस एंड कैप्टिव वुमेन। तो उन्होंने वहाँ पर जैक पार्क का बॉडी देखा, बिल्कुल एकदम फिट, और उन्होंने उसी दिन से उन्होंने बनाया कि मुझे इसी तरह का बॉडी बनाना है, इसी तरह मिस्टर ओलंपिया बनना है, और मुझे सुपरस्टार बनना है। स्टार नहीं बनना है, सुपरस्टार बनना है हॉलीवुड में। और उनके दिमाग में, कुछ लोगों से मिलते मिलते उनके दिमाग में ये भी आया कि मुझे अमेरिका की राजनीति में बहुत ऊंचे तक जाना है पॉलिटिकली। उसी समय 14-15 साल की उम्र में ये सब तय हो रहा है। फिर वो लौट के आए और रेज पार्क का फोटो उन्होंने अपने बेडरूम में लगाया जहाँ वो सोते थे, और रोज़ सोते जागते उसको देखते थे कि मैं ये बन रहा हूँ, मैं ऐसा बन जा, अब मैं मिस्टर ओलंपिया बन रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ उस जो ट्रॉफी को, और मैं बहुत बड़ा एक्टर सुपरस्टार बन गया हूँ, मैं बड़े पॉलिटिकल लीडर बन गया हूँ, बड़ी पोस्ट पे हूँ। ये बार बार विजुलाइज करते थे। तो यूजुअली क्या होता है, लड़के अपने रूम में हीरोइंस के, एक्ट्रेस के लगाते हैं फोटो, इन्होंने रेज पार्क का लगाया। तो इनकी माँ जो थी वो थोड़ी परेशान हुई, उन्होंने लगता है इनका इंटरेस्ट कुछ डिफरेंट है। लेकिन वो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे थे, और आप रिजल्ट देखिए। वो बॉडी वेट लिफ्टिंग पे काम करते रहे, बॉडी बिल्डिंग में काम करते रहे, और विद इन 5 to 6 years उन्होंने मिस्टर ओलंपिया जीता। जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जो बॉडी बिल्डिंग का जो चैंपियनशिप होता है, वो चैंपियन बने उसके। और इससे बड़ी बात समझिए, कुछ साल बाद उन्होंने उसी रेज पार्क को उसी टूर्नामेंट में हराया। अच्छा, जिसका फोटो वो अपने लगाए थे। यही नहीं रुके, 7 बार उन्होंने मिस्टर ओलंपिया जीता, 7 times। फिर एक समय आया, उन्हें बोरियत तो लगी, ये तो मैं जीत ही जाता हूँ, अब सब कुछ बड़ा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सुपरस्टार बनना है। तो वो पहुंच गए अमेरिका, अमेरिका की सिटीजनशिप मिली, वहाँ पे उन्होंने हॉलीवुड में ट्राई किया, बहुत सारे ना आए शुरू में, और बाद में एक मूवी आती है टर्मिनेटर, उसका एक डायलॉग आता है, आई विल बी बैक। और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा, ही बिकम द सुपरस्टार। जबरदस्त। उनके जैसे आपने रेज पार्क बताया, वैसे ही उनके पोस्टर्स बड़े फेमस हुए उसी पोज में। तो मैनिफेस्टेशन इस लेवल पे काम करता है। अभी यहाँ बात नहीं रुकी, तीसरा सपना था उनका कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। फिर वो पॉलिटिक्स में आए और कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। तो उन्होंने अपना जीवन लिखा, जो मैं कह रहा हूँ ना, क्रिएट योर ड्रीम लाइफ। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। इफ यू हैव अ क्लियर गोल इन योर लाइफ, यू विल अचीव इट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो क्लियर गोल नहीं है तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड एज अ गवर्नर भी बहुत सक्सेसफुल गवर्नर बने। तो क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप। आजकल जमाना KFC का है, सब लोग जाते हैं KFC के पिज्जा। मैं CFC की बात करता हूँ। CFC क्या है? इफ यू वांट टू क्रिएट योर ड्रीम लाइफ, क्लैरिटी, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। आप क्या चाहते हैं वो क्लियर हो,
फिर कांस्टेंट फोकस रहे, आप स्किल अपग्रेडेशन करिए और कंसिस्टेंटली उसको करिए, आप यू विल अचीव योर गोल। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा जोकोविच का, जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन थे। जब वो 12-14 साल का था तब वो नकली विंबलडन लेके घर पे आया, उसको लेके घूमता था, शीशे के सामने देखता था कि मैं ग्रैंड स्लैम जीत रहा हूं, मैं जीत चुका हूं। तो ये सब लोग कर रहे थे वो काम। दो दलजीत जोशान जो है जी। वो आज तो बहुत बड़े सिंगर हैं, ही इज अ रियल एग्जाम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन। अच्छा, जब वो शुरू में छोटे मोटे शो करते थे पंजाब के अंदर, अब तो वो इंटरनेशनल शो करते हैं, तो उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो सुबह 5 बजे उठ जाता था और शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे खड़ा होता था कि पूरी पब्लिक खड़ी हुई है और मैं उसके सामने म्यूजिक प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब लोग वाह कर रहे हैं, वो अपनी भी तारीफ ऐसे करता था, यस आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। तो मैनिफेस्टेशन कई लोगों ने प्रैक्टिस किया, मैंने कहा सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आप भी कर रहे हैं, जो फेल हो रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली कर रहा है क्योंकि वो उसको समझ नहीं पा रहा है। और जो कॉन्शियसली कर रहा है तो उसके पास एक पावर आ गई, अब वो मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करेगा अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने के लिए। ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपने दिए, बिकॉज दिलजीत ने भी ग्राउंड लेवल से उठकर बहुत कुछ आज सबसे बड़े कॉन्सर्ट जो इंडिया में है आज दिलजीत के नाम पर है। डॉक्टर साहब, इस प्रोसेस में जो प्रोसेस है पूरा अचीव करने का मैनिफेस्टेशन के थ्रू, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी हो पाते हैं, तो ऐसी आपने कौन सी मिस्टेक्स देखी, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर करते हैं, और कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है? अब इसको मैं एक बड़ा अच्छे उदाहरण से, एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक इंसान ने तय किया, जैसे ड्रीम गोल होता है ना, समबडी सेज कि मुझे अपनी इनकम 10 टाइम्स करनी है, मेरे को इस वाली पोस्ट पे जाना है, एक ड्रीम गोल बना, डेस्टिनेशन, यू अंडरस्टैंड, ड्रीम इज गोल, डेस्टिनेशन। सिमिलरली एक इंसान ने अपना गोल बनाया कि मैं ताजमहल देखने जाना है मेरे को, ओके, और लखनऊ में खड़ा हुआ है, बीच में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, और उसने निकाली लैम्बोर्गिनी कार। अब कार की अगर बात करोगे तो कार का एक्शन क्या होगा, वो ड्राइव होगी तब वहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल, मैं बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं आपको कैसे पूरा लाइफ क्रिएट होती है। कार के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट हैं, एक तो उसका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आज के सब इंटरनेट कार से ड्राइव हो रहा है, दूसरा उसका इंजन है, बिल्कुल, तीसरा जो उसमें फ्यूल पड़ रहा है, और चौथा उसकी ओवरऑल बॉडी है जिस पे वो चल के जाएगी। बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं आजकल पूरे, आप एक चीज सोचो कि उस कार पे अगर सॉफ्टवेयर करप्ट है, इंजन अच्छा है, पेट्रोल बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का पड़ा हुआ है, गाड़ी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है, सॉफ्टवेयर करप्ट है, क्या वो हमें डेस्टिनेशन पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी, चल नहीं पाएगी। अगर इंजन खराब है तब भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर इन चारों कंपोनेंट में एक भी कंपोनेंट खराब है तो वो कार नहीं चल पाएगी। बिल्कुल सही। ऐसे हमारा जीवन होता है। जब हम मैं बात करता हूँ क्रिएट और ड्रीम लाइफ, जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं आई वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट इन लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू हेल्प देम आउट टू क्रिएट देयर ओन ड्रीम लाइफ। तो उसके लिए भी 4 कंपोनेंट है लाइफ में जिससे ड्रीम लाइफ बनती। अच्छा, सबसे पहले तो क्लैरिटी, गोल सेटिंग आपने कर लिया, उसके बाद 4 कंपोनेंट याद रखिए जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। नंबर 1, माइंड। ओके, माइंड इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर ऑफ द कार। अगर हमारे माइंड में लिमिटिंग बिलीफ पड़े हैं पुराने, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उन्होंने कोई अनएथिकल रास्ता ही अपनाया है। जी, जो ज्यादा अमीर होते हैं वो गरीब अच्छे लोग नहीं होते हैं, वो घमंडी होते हैं। बहुत कॉमन बिलीफ है ये, उनकी लतें बिगड़ जाती हैं। ज्यादा पैसा आता है अपने साथ बुराइयां लेके आती है, लिमिटिंग बिलीफ है। वेल्थ बनाना बहुत कठिन है भाई, मजाक नहीं है। तो हमारा जो माइंड है, जो सॉफ्टवेयर है लाइफ का, वो करप्ट है। ये पहला हुआ। दूसरा आता है इमोशंस। जो दूसरा कंपोनेंट है वो इमोशंस है। मतलब वी आर कैरिंग अनकंफर्टेबल इमोशन ऑल द टाइम, एंगर, फियर, डाउट, पास्ट के कोई ट्रॉमा है, कोई हर्ट है, लोग क्या वो हम लेके जा रहे हैं। नहीं, पास्ट के हर्ट, somebody cheated me, somebody insulted me, somebody betrayed me, somebody abused me at some time, somebody exploited me। ये ट्रॉमा है, ये इमोशन निगेटिव इमोशन में लेके जा रहा हूं। तो इमोशंस क्या होते हैं? फ्यूल होते हैं जो जीवन को चलाते हैं। हम जीवन में जो भी करते हैं इमोशंस के लिए करते हैं। टेक माय वर्ड, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं हम, इमोशंस के लिए कर रहे हैं। पैसे के बाद भी इमोशंस ही, इमोशन नंबर 1 चीज है, खुशी दे रहे हैं। मान लो अगर आपने आज BMW 5 सीरीज निकाल दी और उसी समय मार्केट क्रैश हो गया, उसको 2 करोड़ का लॉस हो गया, अब वो खुशी नहीं दे रही ना, नहीं दे रही। कार में तो खुशी नहीं है, इमोशंस तो हम क्रिएट करते हैं जी। तो पहला माइंड जो सॉफ्टवेयर है, दूसरा इमोशन जो फ्यूल है। तो अगर फ्यूल एडल्ट्रेटेड है,
मतलब वो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है कार, फिर से वो आगरा ट्रिप की बात करते हैं, और उसमें मिलावटी तेल डाल दिया है, बाकी सब सही है, कार नहीं चलेगी, बेकार हो गई। तीसरा कंपोनेंट होता है हमारी एनर्जी। जी। एनर्जी इंजन की इक्विवेलेंट है, जो कार का इंजन है। अगर कार लैम्बोर्गिनी बनाई, इंजन लगा दिया 800 का, मारुति 800, तो कैसे चलेगी? वही परफॉर्मेंस होगी उसकी। एनर्जी कैसे तय होती है उसको समझने के लिए आप समझिए, हमारे बॉडी में 7 चक्राज होते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं जी। 7 चक्राज होते हैं। अगर वो चक्राज प्रॉपर अलाइन नहीं है तो हमारी एनर्जी भी लो रहेगी। बिल्कुल। 7 जो चक्र होते हैं, मूलाधार से शुरू होता है, क्राउन चक्र तक हम लोग जाते हैं, तो सबसे नीचे हमारा होता है कंफर्ट, फिर चेंज, कंफर्ट, चेंज, फिर हमारा आता है हार्ट का, फिर थ्रोट, फिर आपका क्राउन चक्र ऊपर, और थर्ड आई। ये जो 7 चक्र हैं, इनकी अगर बैलेंस नहीं है ठीक, तो हम कभी भी, हमारी एनर्जी लो रहेगी, हम उस हाई एनर्जी जोन में काम नहीं करेंगे। मालूम पड़ जाता है कभी आप मिलते हो, इसकी एनर्जी लो है, एनर्जी लो है, तो एनर्जी इंजन है। और चौथा एक्शन है। जब तक माइंड, इमोशन और एनर्जी परफेक्टली अलाइन नहीं है आपके गोल से, आप एक्शन ले ही नहीं पाओगे। तो लोग अपने ये चक्रास को खुद अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। ये मैं टीच करता हूँ, ये मैं सिखाता हूँ कि कैसे चक्रास को हील किया जा सकता है। अच्छा। कैसे अपनी एनर्जी को अच्छा किया जा सकता है, माइंड में जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यही तो मेरा काम है जी। मैनिफेस्टेशन कोच का, यही काम है कि हम आपके सॉफ्टवेयर को परफेक्ट कर दें, आपके फ्यूल को परफेक्ट कर दें, और आपके इंजन को परफेक्ट कर दें। परफेक्ट। बाकी काम अपने आप करके अपने आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अगर आप माइंड की बात करेंगे तो NLP, एक मैं उदाहरण के लिए केवल समझा रहा हूँ, अगर आप समझ दें, NLP है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। इससे हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। एंड मैं इसमें ट्रेंड हूँ, मैं कोच हूँ, मैंने कोचिंग ली है। नाउ आई ट्राई टू हेल्प अदर पीपल कि कैसे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, कैसे अपने थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम करें, कैसे अपने पैटर्न्स को तोड़ें। ये NLP के थ्रू होता है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेरे पास जो आज अवेलेबल हैं, जो मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, जिससे कि वो अपने माइंड, इमोशन, एनर्जी और एक्शन, इन चारों को अलाइन जब करेंगे, तभी वो अपने डिजायर्ड गोल को पास कर पाएंगे। सो डॉक्टर वैभव, इसमें कुछ लोग जो हैं वो मैनिफेस्टेशन को एक स्यूडो साइंस, एक मिथ समझते हैं। वो कहते हैं कि इसका कोई साइंटिफिक, इसका कोई एविडेंस नहीं है। जैसे आपने हमको अभी बताया एनर्जी के बारे में, इसको क्वांटम से सपोर्ट किया आपने, क्वांटम थियरी से, तो कोई साइंटिफिक एविडेंसेस हैं इसको सपोर्ट करने के लिए? साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। बड़ा सिंपल सी बात समझिए, पूरा यूनिवर्स लास्ट में केवल एनर्जी है जी। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब एनर्जी है, हम किसी एनर्जी का पार्ट हैं, तो वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो कोई बिलियनर है या हम उस लेवल पर नहीं, लेकिन हमारी एनर्जी कनेक्टेड है, वी आर सेम जी। द ओनली थिंग, मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर एंड वी आर कनेक्टेड बाय द एनर्जी। तो अगर हम उसको, किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो उसकी पर्टिकुलर चीज की एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस गोल की फ्रीक्वेंसी तक अपग्रेड कर लें, तो वो गोल आ जाएगा। ये प्रॉपर साइंटिफिक है। दूसरी चीज मैं कहता हूं आपको, जीवन में जो भी चीजें होती हैं, या तो वो लॉजिक मानते हैं या हम लोग मैजिक मानते हैं। जो आप सवाल पूछना चाहते थे ये था। तो कुछ लोग कहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक है क्या? हाँ, कि जो चीज चाहो, जिन्न है उसमें सब मिल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कोई लॉजिक है क्या? साइंस में आज जो आपको लॉजिक लगता है, आज से 50 साल पहले मैजिक था। बिल्कुल। आज मुझे याद है, मैं आज से 30 साल पहले मुंबई रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, और एक बंदे के हाथ में, मेरा फ्रेंड था, ब्लैकबेरी का फ़ोन था। यार ये बड़ा अच्छा क्वालिटी फ़ोन है। फिर उस समय मैंने सुना कि एक बार ऐसे फ़ोन आएंगे, स्क्रीन वाले होंगे, टच। आज वो रियलिटी है। उस समय वो मैजिक लगता था। बिल्कुल। तो एक जमाने में जो भी आज आपको साइंटिफिक ग्रोथ दिखती है, एक जमाने में वो मैजिक थी। भाई प्लेन उड़ना एक मैजिक लगता था, आज सिंपल साइंस लगती है। ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ मैजिक ऑल्सो एंड लॉजिक ऑल्सो। अगर आप उसको अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैजिक लगेगा, लेकिन अगर आप उसके टूल किट और स्किल सेट को सीख के उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लॉजिक लगेगा। ओके। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, चाहे ये मैजिक और लॉजिक हो, पैसे तो नहीं लग रहे ना, प्रैक्टिस करके देख लो। बिल्कुल। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो अगर मैं एक गोल बनाता हूं और अपनी माइंड,
एनर्जी, इमोशन और एक्शन को अलाइन करता हूँ उस गोल की तरफ, तो इसमें अगर मैं इसको साइंटिफिक वे में जो टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। अगर मुझे मेरा गोल मिल जाता है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो लोग कहते हैं सीडो साइंस है, आज ये बताइए मेरे को एक चला इंपॉर्टेंट बताइए, राइट ब्रदर्स से पहले तो प्लेन उड़ाने की जब बात होती थी वो भी सीडो साइंस थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो फोन एआई भी सीडो थी आज से 15 साल पहले, आज वो एआई पूरी गवर्न कर रही है लाइफ को। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, द होल थिंग इज कम्स टू बिलीफ। अगर आपका बिलीफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल चेंज माई लाइफ, इट विल चेंज योर्स। अगर आपने बहुत सारे डाउट्स अपने अंदर भर रखे हैं और आप अपनी लाइफ को अभी भी पास्ट के पर्सपेक्टिव से देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो फ्यूचर प्रेजेंट में आकर फ्यूचर को क्रिएट करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, मतलब अगर वैसे ही फेलियर मिल रहा है तो क्यों ना एक ट्राई कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कोशिश करके देख लें, हो सकता है जो नहीं हो रहा है वो हो जाए, उसको ठीक तरीके से किया जाए। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लेसन आपने हमको दिया है। सो डॉक्टर साहब, मतलब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें कुछ बताइए। ये तो हमने बहुत अच्छा कुछ आपसे समझ लिया कि जो पाना चाहते हैं वो उसके लिए क्या करना है और कैसे करना है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इसको इस एपिसोड देखने के बाद कर भी पाएंगे और एटलीस्ट उसके एक पॉजिटिव ट्राई देंगे। बट आप इतने सारे लोगों को सिखाते हैं, आप एक बहुत ही वेल नोन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, तो इस प्रोसेस में जब आपने खुद मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में से कुछ ऐसा जहां पर आपने शुरू में आपको लगा कि ये चीज़ शायद हो नहीं पाएगी, लेकिन बाद में वो वैसे ही हुई जैसा आपने सोचा था? बिल्कुल सही। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, वैसे तो मेरे पास लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं रिसेंट का इसको शेयर करना चाहता हूँ। 2023 आई जस्ट थॉट कि आई शुड हैव सम लग्जरी कार। तो उस समय मैं मर्सिडीज़ के शोरूम में गया, वहाँ मैंने टेस्ट ड्राइव ली। ओके। और BMW के शोरूम में गया और फिर मैंने क्या किया, ई क्लास मर्सिडीज जो आती है उसके साथ एक फ़ोटो लगाकर अपने विजन बोर्ड पर लगाया कि मुझे को 2026 तक चाहिए लग्जरी कार लेनी है। ई क्लास लेंगे या फिर BMW में, थोड़ा सा कन्फ्यूज होता लेकिन मुझे गाड़ी लेनी है। आप विश्वास करेंगे इस बात का कि मैं बार बार विजुलाइज करता था कि मैंने गाड़ी ले ली है, मैं चला रहा हूँ, उसमें स्मेल कैसी आ रही है, कैसी गाड़ी चल रही है, वो सब, मैं स्टीयरिंग कैसी लग रही है, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अब मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि मैं भले ही ई क्लास का फ़ोटो लगा था, लेकिन मैं कभी भी मर्सिडीज़ का जो पैकेज था उससे सेटिस्फाई नहीं था। मैं 3 सीरीज को ज़्यादा कंप्लीट पैकेज मानता था अपने प्राइस सेक्शन में, अंदर से। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आप बाहर से जो कहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, आप जो रियल में मन से चाहते हैं वो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आप विश्वास करेंगे, अभी जनवरी में मैंने BMW 3 सीरीज खरीदी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने उसको देख के। अब ई क्लास क्यों नहीं आई? प्राइस में क्या 10-12 लाख और ज्यादा होगी वो, लेकिन 3 क्यों आई? क्योंकि मन से मैं 3 सीरीज चाहता था। वो आप उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। हाँ, उससे मैं कनेक्ट कर, उसकी एनर्जी पे मैं कनेक्ट किया तो वो चीज मेरे पास आई। ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है जो अभी रिसेंट मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैनिफेस्टेशन से जो है। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, जब मैं MD की तैयारी कर रहा था, मैं डॉक्टर हूँ जैसा मैंने बताया, तो मेरे दिमाग में यह था कि मैं KGMC से MD मेडिसिन नहीं करना चाहता। उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे जो भी रीजन थे। और दूसरा मेरी इच्छा ये थी कि मैं ऑल इंडिया से करूंगा MD मेडिसिन, UP PGME से नहीं करूंगा। ये 2 क्राइटेरिया थे। कैन यू बिलीव, उस साल में मेरा सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया से और मुझे इलाहाबाद की मेडिसिन मिलती है। दोनों जो मैंने सोचा, जो मैनिफेस्ट किया, वो चीज सामने आई, कर लिया। तो मैनिफेस्टेशन कॉन्स्टेंटली काम करता है। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैनिफेस्टेशन इज जस्ट लाइक 1 + 1 = 2, बल्कि 1 + 1 = 11 है। द ओनली थिंग दिस कि आप उसके लेवल पर कनेक्ट हो जाओ। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं टू से दिस कि यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। आप जीवन में क्या चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, आपको वो मिलेगा जो आप हैं। इससे मतलब क्या है? आप बनना तो चाहते हैं करोड़पति, लेकिन अगर किसी इंसान की सोच जो है वो सर्वाइवल माइंडसेट की है, वो हर जगह कंजूसी सोचता है, हर जगह पैसे को खींच के रखना चाहता है, हर जगह लॉस को देख रहा है, हर जगह रिस्क को देख रहा है, तो वो जो है वो उसको मिलेगा। तो अगर किसी को वाकई में, जैसे कोई आदमी चाहता है कि मेरे को मिलियनेयर बनना है, तो आप मिलियनेयर बनोगे बाद में, पहले मिलियनेयर हो जाओ, फील करना शुरू कर दे उसको, उस तरह से काम करना शुरू कर। एक मैं सीक्वेंस समझाता हूं। हमारी सोसाइटी में 99% लोग जो काम कर रहे हैं ना,
वो हैव डू बी पे काम कर रहे हैं। हैव डू बी मतलब पहले वो चीज़ मेरे पास आ जाए, फिर मैं वो पैसा करने लगूंगा, हाँ, फिर मैं बन जाऊंगा। तब मैं बन जाऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। बी डू हैव, आप जो बनना चाहते हैं अभी बन जाओ, अभी से महसूस करो वो, और फिर वैसे एक्शन लो, फिर वो चीज आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो मतलब लोगों का जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं वहीं पर बेसिक हाँ, फ्लॉ वहां है। बेसिक गलती है। Basic लोग चाहते हैं कि पहले मैं मिलियनर बन जाऊं, तब मैं चैरिटी करूंगा, हाँ। तब मैं लोगों की हेल्प करूंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब मैं वो बन जाऊंगा। उल्टा करना है। उल्टा मुझे करना मिलियनर बनना, मैं अभी बन गया, मैं अभी से चैरिटी शुरू करूंगा, नहीं 5 करोड़ से कर रहा 5,000 से करूंगा, लेकिन वो इमोशन में जीना शुरू करूंगा। तो पहले आप बीइंग हैं, आप बीइंग हो जाइए। हम ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन हमने अपने को ह्यूमन डूइंग बना लिया है। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ करके पाना चाहते हैं, करने से कुछ नहीं मिलता लाइफ में। वैसे बनना पड़ेगा पहले। ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू बी फर्स्ट, ओह, you have to behave, you have to feel according to millionaire to be a millionaire. ये आपने जो ह्यूमन बीइंग की एक अलग डेफिनेशन आज बताई है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इस केस में। और आई एम श्योर जो आपने बताया है, बहुत सारे लोग शायद वो गलत प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। पहले आ जाए, मेरे पास रिसोर्स होंगे तो मैं करूँगा, तो रादर देन वो सोचें कि हम पहले करेंगे तब वो रिसोर्सेस आ जाएंगे उसके लिए। इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर हम हैव डू बी पे काम कर रहे हैं, मतलब मैं मिलियनर बनूंगा, अभी तो नहीं हूँ जी, तो मेरे अंदर डोमिनेंट इमोशन क्या होगा? डेस्परेशन एंड क्रेविंग। हाँ। कब बनेंगे? 1 साल निकल गया, सारे काम तो कर लिए, अभी नहीं। तो डेस्परेशन एंड क्रेविंग इज किलर ऑफ मैनिफेस्टेशन। डेस्परेशन दिखा रहा है कि आप लैक की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो। तो मैंने कहा आप जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे वही चीज बढ़ बढ़ के आपके पास आएगी। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी लैक है तो गोल तो मिल नहीं सकता। इसके बजाय अगर हम बी डू हैव करें, मतलब मैं मिलियनर हूं, अब मैं मिलियनर बन जाऊंगा तो क्या करूंगा? फादर को गिफ्ट दूंगा। उस समय रोलेक्स सोचा, अभी 1,000 की घड़ी दे दो गिफ्ट भाई। लेकिन स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी। पहले बी होगा, जैसे ही आप कहोगे मैं मिलियनर बन गया, अब डेस्परेशन तो है नहीं, आप अभी बन गए, तो डेस्परेशन क्रेविंग हट गई। अब आप प्रोसेस पे फोकस करोगे और वो इमोशन फील करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने पाथ को अचीव कर definitely. पाएंगे। सो फाइनली डॉक्टर वैभव, मतलब आप एक बहुत बड़े मिशन पर हैं और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं अपने बहुत सारे लोगों को इस पाथ में हेल्प करने के लिए। तो थोड़ा बताइए, मतलब क्या आपका इसमें गोल है और आप कैसे इसके लिए काम कर रहे हैं? एक्चुअली मैं एक कोर्स ऑफर करता हूं जिसको कहते हैं क्रिएट योर ड्रीम लाइफ, और उसमें पहले मैं गोल सेटिंग सिखाता हूं लोगों को, कैसे गोल सेट करने हैं, फिर उनके माइंड, इमोशन, एनर्जी और एक्शन को अलाइन करते हैं हम लोग, और फिर वो उसको प्रैक्टिस करके धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। और उस कैसे हम उस अपने गोल की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें, ये सब चीज़ें उस कोर्स के अंदर मैं ऑफर करता हूँ। कैसे आप अपने माइंड पे काम करेंगे, लिमिटिंग बिलीफ, आपके जो थॉट्स हैं, कैसे आप इमोशंस पे काम करेंगे। आजकल आप जानते हो ज़्यादातर जो हमको परेशान कर रहे हैं, हमें नेगेटिव इमोशन हमें परेशान कर रहे हैं, एंगर, फियर, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट, बहुत हावी है, वो परेशान कर रहे हैं। 24 घंटे दिमाग में चल रहा है, शांति नहीं है, सब कुछ है, नींद नहीं आ रही, रात नींद की गोली खानी पड़ रही है बड़े मकान में रहते हुए। इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, और तीसरा अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करेंगे, और फिर एक आप प्लान ऑफ एक्शन बना के कैसे बढ़ेंगे। ये सब आप जो एक्शन वाला पार्ट है ना, वो चौथे नंबर पे आता है। हम सब वो करना चाह रहे हैं, पहले 3 को नहीं कर रहे हैं। तो मेरा प्राइमरी काम है उन 3 को अलाइन करना आपकी गोल से, और आपके मैनिफेस्टेशन को 10 टाइम फास्टर करना है। दैट्स व्हाट आई टीच, ताकि वो अचीव कर पाएं। या थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव फॉर जॉइनिंग द शो और इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। इसके पहले शायद मुझे भी ये नहीं पता था कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसका ऑर्डर सही है। जैसे आपने बोला कि हमको रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करना है, यू हैव टू बी फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट हाउ टू अचीव दैट। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, एंड आपका प्रोजेक्ट लोग ज्वाइन करेंगे। आप उनको बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कोच कर चुके हैं, आप सक्सेसफुली आगे बहुत सारे और लोगों को कोच करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।